अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। 7 रुकनी कमेटी के अराकीन वो हैं जो खुद इस वक्त मंजर आम से गायब हैं, जबकि हुकूमत ने भी इमरान खान की जो मुज़ाकरात की ऑफ़र है वो ठुकरा दी है। अब ऐसी सूरत हाल में मामला जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा? इस सारी सूरत हाल के दौरान मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी बैरून मुल्क दौरे पर रवाना हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ आप देखें कि एक तासुर ये दिया जा रहा था कि जैसे तहरीक इंसाफ के रहनुमा तहरीक इंसाफ को छोड़कर दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं, ऐसे ही एक ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो भी किसी दूसरी जमात में जम होने जा रही है। और इसी सिलसिले में आज चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है अब्दुल कुद्दूस बदिंजो, उनके दरमियान एक अहम मुलाकात भी हुई है जिसमें इन खबरों की तरदीद की गई है और उन्होंने वाज़ेह किया है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो किसी पार्टी में जम नहीं हो रही। इसी के साथ साथ अब देखें कि जो खान साहब ने, जैसे मैंने जिक्र किया कि कमेटी कायम तो कर दी है, लेकिन अब हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही, तो अब सूरत हाल आगे जो है वो किस तरफ बढ़ेगी, हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। अब सवाल यही उठ रहा है कि कल जो खान साहब ने कमेटी बनाई है, पहले तो यह है कि उनके तमाम जो अराकीन है वो खुद मंजर आम से गायब हैं, आपने हुकूमत ने भी जो है वो मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है, तो अब आपकी नज़र में मामला कैसे बढ़ेगा आगे? देखिए नाज़र, पहली बात कि मुज़ाकरात करने चाहिए, किस तरह होने चाहिए जी। डेमोक्रेसी डायलॉग के जरिए चलती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और हम डायलॉग के कभी मुखालिफ नहीं जी ना हो सकते, लेकिन डायलॉग तो सियासी कुव्वतों के दरमियान होने चाहिए जी। अब अगर आज इमरान जिस हालत का शिकार है, ये उनके अपने कर्मों जर्मों का फल है कि उन्होंने खुद कमाया हुआ है। वो एक पुराना प्रोग्राम सुना करते थे ना, यू आस्क फॉर इट जी, ये वो हालत है। लेकिन इमरान खान एक ऐसी फिजा में चले गए जिसमें ना उन्होंने मुल्क का मफाद देखा, ना उन्होंने अखलाकियात देखी, अपने मुखालिफों को हर तरह दुश्मन समझ के उनसे नफरत का बीज बोना, अपनी जमात के अंदर नफरत फैलाना, मुखालफों के लिए पाकिस्तान की सरजमीन तंग करना, नस्ब करना, करने के दावे करना अपनी पूरी जमात को, फिर इदारों का, फिर जिसने साथ दिया उसकी तारीफें, जिसने थोड़ा सा परहेज किया उसको गालियां। ये जो नफरत का रवैया है, इसका कोई साखसाना निकलना था। आज जो कुछ हुआ पड़ा है ये काबिल अफसोस है, काबिल तकलीफ है, ये तो खुशी की बात नहीं है। लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात करो, यही इमरान थे ना जो किसी से हाथ में मिलाना चाहते थे जी, बात नहीं करना चाहते थे। हम इन्हें कहते थे कि भाई ये गैर सियासी रवैया है। अब उनको समझ आई है, अब मुज़ाकरात क्यों करना चाह रहे हैं हम? पहले तो वो कहते थे कि मुझसे, मैं सियासतदानों से नहीं, इन जमातों से नहीं करूंगा, बल्कि मैं फौज से मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। अभी भी उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि वो किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त इमरान खान और उनकी जमात पे बड़े सीरियस इल्जामात हैं। अच्छा, उनके खिलाफ संजीदा केसेस बन गए हैं और वाकई उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मौजूद। अब इस सारे अमल में जब उनके अपने साथी, उनके दोस्त इस बात का इकरार कर रहे हैं, मीडिया इकरार कर रहा है और खुद खान साहब ने इसको कंडेम किया है, जब तक वो इस पे पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करते, जब तो, क्योंकि उन्होंने खुद लोगों को इनसाइट किया जी जी, लोगों से हलफ लिए हैं, नौजवानों को इस बात पे उभारा है कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो आप बाहर निकलोगे, जिस तरह तुर्की में हुआ, जिस तरह फलां जगह हुआ। किसके खिलाफ हकीकी इंकलाब लाना है? किसके खिलाफ जदोजहद करनी है? किसके खिलाफ जिहाद करना है? किसके खिलाफ? तो ये सारा अमल वो फौज के खिलाफ लोगों को इंसाइट करते रहे, जिसका शाखसाना आपने देख लिया कि 9 मई को जो हादसा होता है, क्या हुआ था मुल्क में? इस मुल्क का कौन सा लीडर है जो गिरफ्तार नहीं हुआ यार? बिल्कुल, एक इमरान खान गिरफ्तार हो गए, कौन सी क़यामत टूट पड़ी थी। लेकिन जो हमले होते हैं वो जिनाह हाउस, वो आर्मी की इंस्टॉलेशन, वो मियाँ वाली आर्मी की इंस्टॉलेशन, वो रावलपिंडी GSU आर्मी की इंस्टॉलेशन, वो दीर में आर्मी की इंस्टॉलेशन, वो पेशावर में आर्मी की इंस्टॉलेशन, एक रेडियो पाकिस्तान, ये कौन सी अलामतें हैं? तो मैं कैसे ना कहूँ, कैसे ना कहूँ, ये इस मैडनेस के पीछे एक मेथड था, इस पागलपने के पीछे कोई सोच थी, जिससे ये पागलपना एक प्लान रंग में किया
अब इस सूरत हाल में इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए उनको पहले अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात को डिनाउंस करना होगा, या तो वो ये इकरार करे, ये कहे कि ठीक है जो इल्जामात है उसका हम सामना करते हैं और आए बैठ के फ्यूचर की बात करें, तो शायद कोई कौम उनकी बात सुन ले, साथी जमातें सुन ले। अदरवाइज उस वक्त जब वो उसको इल्जामात का सामना है, अब वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो किससे? बिल्कुल, लेकिन कायरा साहब, माजी में भी पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से। इस वक्त आप देखेंगे जिस तरह इस्लामाबाद प्रेस क्लब में लाइनें लगी हुई हैं, मीडिया की, DSNJs की, फिर वो रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें किसी रहनुमा पर कोई दबाव नहीं है? इसके लिए दबाव कई तरह के हो सकते हैं जी। मैं पास कोई सबूत नहीं है कि दबाव है, और मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं कहूँ कि दबाव नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक बात बड़ी याद है कि लोग पहले से इस रवैये से बहुत सारे संजीदा, और मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि PTI के बहुत सारे साथी जो हमारे साथ वैसे मिलते थे प्राइवेट महाफिल में, वो अपनी जमात के इस इदारा जाती लड़ाई के और नफरत के अमल के वो खिलाफ थे, वो बेबस थे। वो कहते थे हम करें क्या और क्या कर सकते हैं, इसलिए कि हमारी जमात में सुनी नहीं जाती। हमारे यहाँ तो सिवाय इसके मुखालिफ को उसके वजूद को तस्लीम ना करो, नफरत करो उससे, इसके अलावा तो कोई बात सुनी जाती नहीं है। लिहाजा वो लोग इस रवैये से तंग थे। अब जो कुछ हुआ इसके ऊपर उनके अपने दोस्तों ने भी, उनके पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक अमूमी रवैये ने भी उनको इस बात से परेशान किया है कि इलेक्टेबल्स हैं, ये लोग सियासत करने वाले लोग हैं, इन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं जीतने और हारने के लिए, इन्होंने पाकिस्तानी सोसाइटी को संवारने का ठेका नहीं लिया हुआ। ये वो कोई इंकलाब लाने के लिए नहीं इमरान खान के पास गए थे, ना इमरान के पास कोई इंकलाबी रवैया था, ये सब इमरान खान के पास सीटें लेने गए थे। अब जब उन्हें समझ आ रही है कि लोगों का रवैया इमरान खान के खिलाफ हो रहा है, तो वो उससे पीछे हट रहे हैं। और ये दबाव अवामी भी है, इदारा जाती भी हो सकता है हो, और मीडिया का भी बहुत बड़ा इस वक्त जो डिबेट मुल्क के अंदर है। लिहाजा ये कोई बड़ा सिंपल नहीं है, और ये मैंने कहा ना, ये कोई आसान सीन नहीं, ये कोई मुस्तासन बात नहीं है। ठीक है कायरा साहब, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम कायरा साहब से दोबारा गुफ्तगू का आगाज करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जी कायरा साहब, आपसे ये सवाल किया था कि सहाफ़ियों जिनको उठाया गया है, आप समझते हैं कि उनको मंजर आम पर लाया जाए, और ये दुरुस्त अमल नहीं है कि उनको इस तरह जो है अगर किसी ने भी उठाया है तो उनको मंजर आम पर लाया ही ना जाए, इतने दिन गुजर जाए? पहली बात तो ये है कि जिनको उठाया गया उनको मंजर आम पर लाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए उनको। दे शुड फेस द लॉ। मुझे इमरान रियाज मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मुझे उनका बहुत एहतराम है, मेरे लिए उनके जज्बात हमेशा बहुत अच्छे रहे। लेकिन प्रिंसिपल की बात यह है कि अगर आप अपनी सहाफियाना जिम्मेदारी छोड़ के आप पार्टीजन हो जाते हैं और आप एक तरफा एक जमात के स्पोक्स पर्सन के तौर पर बातें करते हैं, तो फिर आपको सहाफत के लिबादे में नहीं आना चाहिए, ये आपका हक है। अगर आपने सहाफत करनी है तो आपको न्यूट्रल रहना होगा, और आपको साबित करना होगा कि आप सबके लिए आप अपनी राय दे रहे हैं। अगर आप अपना नजरिया बयान कर रहे हैं एक जमात के तौर पर उसके दिफा में, तो फिर आप काफी नहीं रहे। लिहाजा फिर आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, फिर आपको वो प्रोटेक्शन भी नहीं। सही। लेकिन कायरा साहब, इसी के साथ साथ आप देखें कि हमने देखा कि हाल ही में जरदारी साहब ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से अहम मुलाकातें भी की हैं, और आज ही जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उन्होंने तरदीद भी की है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी किसी दूसरी जमात में जम नहीं होने जा रही। क्या आप ये बता सकेंगे कि मुलाकात में क्या बातचीत हुई है? क्या सेनेटर्स कुछ शामिल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी में, या दीगर जो रहनुमा है बलूचिस्तान से? देखिए, मीडिया के अंदर कोई रिपोर्टें जारी हुई कि जी जिस तरह स्पेकुलेशन होती है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी पीपल्स पार्टी में जम होने लगी है या फला, उसके जवाब में उन्होंने कोई बयान दे दिया होगा चेयरमैन सेनेट में या चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने। हमारी तरफ से तो ना कभी ये क्लेम हुआ। जरदारी साहब जमातों के लीडरों से मिलते रहते हैं, इससे पहले भी मिलते रहे हैं, वो पंजाब में भी आके मिलते हैं, बाकी जगहों पे भी जाके मिलते हैं। वो मुलाकातें हुई, उस मुलाकातों में मैं साथ नहीं था, मुझे नहीं पता उसके अंदर डिटेल क्या है कि क्या बातें हुई। लेकिन कायरा साहब, साथ ही साथ आप ये भी जो खबरें सामने आ रही हैं कि परवेज खटक साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मुसलसल राब्ते में है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्टी। स्पेकुलेटिव न्यूज़ है। अच्छा, स्पेकुलेटिव खबरें हैं, और
परवेज खटक साहब हो या बाकी दोस्त हो, अगर वो इमरान खान के साथ नहीं चलेंगे तो उन्होंने बहरहाल सियासत तो करनी है, उन्हें को प्लेटफॉर्म चाहिए। और परवेज खटक साहब क्योंकि पुराने पीपल्स पार्टी में रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी का ही कल्चर जानते हैं और इमरान खान के साथ बैठ के भी वो कंफर्टेबल कभी नहीं रहे। लिहाजा अगर वो सोच रहे हैं या पीपल्स पार्टी से राब्ता कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कायरा साहब, एक सवाल आपसे ये भी होगा कि आपने देखा होगा कि कादिर पटेल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से, उस पर सोशल मीडिया पर भी बड़ी तनकीद हुई कि शायद कादिर पटेल साहब को इस तरफ नहीं जाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी जाती तौर पर आप समझते हैं सर कि कादिर पटेल साहब को ये गुफ्तगू करनी चाहिए थी या मेडिकल रिपोर्ट सामने लानी चाहिए थी? देखिए, हम तो जातियात पे हमले नहीं करते हैं। ये अलग बात है कि हमारी जातियात कभी किसी ने नहीं छोड़ी जी। हमारे तो घरों में भी घुसे, हमारी तो औरतों को भी गिरफ्तार किया, हमारे तो लीडरों को भी गिरफ्तार किया, हमें तो फांसियां भी दी गई, हमारे तो कलेक्टर असैसिनेशन भी, कभी किसी ने कभी नहीं की। लेकिन मुझे बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि कादर साहब को भी चाहिए कि वो मोहतात अंदाज में बातें करते। अगर उनके पास कोई सबूत आया है या उनके पास वो सारा एविडेंस आया है तो उस एविडेंस को अप्रोप्रिएट फोरम पे पेश करते, शायद उसको और बेहतर अल्फाज में बयान किया जा सकता। कायरा साहब, आपसे दो मुख्तसर सवाल होंगे। एक तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जो शवाहिद मिल रहे हैं उसके बाद शायद तहरीक इंसाफ पर जो है पाबंदी का रेफरेंस भी भेजा जा सकता है और इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। खान साहब की अगर नाअहली हो या पीटीआई पर बतौर सियासी जमात पाबंदी लगने का मामला, पीपल्स पार्टी इन दोनों मामलात पर हुकूमत की हिमायत करेगी सर? दोनों अलग सूरत हाल है। इमरान खान की नाअहली अदालती किसी कार्रवाई की सूरत में हो सकती है, हम उसकी मुखालफत कैसे कर सकते हैं जी? अगर कोई अदालत किसी कार्रवाई के नतीजे में उनको नाअहल करार देती तो उसका तो कोई सवाल नहीं है कि हम उसकी कंडेमिनेशन करें। हाँ, उनकी जमात के ऊपर पाबंदी लगने की बात, अभी तक इस बात के बारे में कोई संजीदा गुफ्तगू कभी किसी फोरम पे नहीं हुई, न काबीना में, न हमारे साथ पार्टी के तौर पे। लिहाजा ये उनके जाती ख्यालात हैं, मेरे कुछ मुखालिफ हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। जब ये फोरम कोई बात करेगा फिर इसके ऊपर अपनी राय देंगे, अभी अभी तो कहने से। लेकिन साथ ही साथ कायरा साहब ये भी बताइएगा कि 8 अक्टूबर की जो तारीख है, अब मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं कि शायद इंतखाबात जो हैं वो नवंबर तक जाएं। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, आपके इल्म में क्या है कि हुकूमत का मूड क्या है कि 8 अक्टूबर को इंतखाबात होंगे या अभी आप जो मौजूदा सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए आगे जाते हुए देख रहे हैं मामला? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और जरदारी साहब ने मीडिया में, असेंबली में, हर जगह पे बात कही कि इलेक्शन अपने आईनी टाइम पे होने चाहिए। जरदारी साहब का अहमद मीर को इंटरव्यू आपको याद होगा जी जी। और उससे मजीद ये कि जब हमने मुज़ाकराती अमल शुरू किया और मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी ने अदालत के, हमको सुप्रीम कोर्ट के कहने पे मुज़ाकराती अमल में नहीं गए थे कि जज साहब ने तो बल्कि ज्यादती की हमारे साथ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को एक तरह की फेवर दी, उनके हाथ में उन्होंने एक लीवर दे दिया कि अगर इमरान खान, और कहा क्या कि मुज़ाकरात कीजिए, जो पीपल्स पार्टी पहले अपने तय शुरू करना चाह रही थी, अदालत ने उसको पाबंद कर दिया कि जनाब 14 मई की डेट है, आप मुज़ाकरात कीजिए, मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो डेट एक्सटेंड कर लेंगे, वरना ये जो 14 मई की डेट है ये अपनी जगह कायम है। अब जरा गौर करें, मुज़ाकरात हो रहे हैं इमरान खान की जमात और हुकूमत के दरमियान। हुकूमत की तरफ कह रही है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, इमरान खान कह रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शन होंगे। अब मुज़ाकरात में अगर कामयाबी हो जाती है तो डेट एक्सटेंड हो जाएगी, वरना ये होगा कि 14 मई की डेट है और इमरान खान क्या कह रहे हैं, 14 मई की डेट है। अगर मुज़ाकरात में इमरान कामयाब हो जाए तो 14 मई, अगर नाकाम हो जाए तो अदालत का फैसला 14 मई। तो ये तो अदालत ने उसके हाथ में एक लीवर दे दिया। लेकिन सर वो बंदियाल साहब तो कह रहे हैं कि आपने नाइंसाफी की है, आपने खुद जो जुडिशल कमीशन बनाया जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में, खुद ही आपने सरबराह जो उसका अपॉइंट कर दिया। उसके ऊपर एक अलग सवाल करते हैं जी। जस्टिस बंदियाल साहब अगर मेरी जमात को इन अल्फाज में याद करेंगे तो मैं शायद इससे तल्ख अल्फाज में उन्हें याद कर लूँ जी, तो मुझे कंटेम्प्ट का डर नहीं लगेगा। बिल्कुल हमें एहतराम करना है, लेकिन एहतराम कराते हुए जी। हमें जजेस का भी एहतराम है, लेकिन हम भी कोई कम काबिल एहतराम लोग नहीं है। हम भी अवाम के नुमाइंदे हैं, जजेस को अवाम के नुमाइंदे नहीं होते, वो हमारे जैसे लोगों के चुने हुए नुमाइंदे नहीं होते, वो किसी जज के हाथों बने हुए जज होते हैं। तो उन्हें भी अल्फाज अदा करते हुए एहतियात करनी होगी। तो गुजारिश ये है
कि मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती अमल को तोड़ दिया। हम मुज़ाकरात में क्या कह रहे थे, हमारी तरफ की डिमांड क्या थी, 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो। बिल्कुल, उससे पहले हो सकते थे, उससे लेट की तो हमारी डिमांड ही नहीं थी। बिल्कुल। लिहाजा अब जो सूरत हाल पैदा हुई है ये तो इमरान खान ने पैदा की है। ठीक है। वरना हम तो 8 अक्टूबर के लिए मुज़ाकरात कर रहे थे। ठीक है कायरा साहब, एक आखिरी सवाल। कायरा साहब, अभी आपने देखा कि माजी में भी 2018 के इंतखाबात हुए हैं, उससे पहले भी इंडिपेंडेंट जो रहनुमा है यहाँ तक ठहर जाइए, आपका अगला सवाल लेने से पहले ठहर जाइए जरा। जो आपने जुडिशल कमीशन बनाया है जी, कौन कहता है कि ये चीफ जस्टिस की राय दुरुस्त है? चीफ जस्टिस साहब दसियों फैसले देते हैं, यहाँ पे वो बेंच में बैठे होते हैं जी। अगर वो अक्लियत में चले जाए, उनका फैसला नहीं माना जाता, किसी जज कहते हैं वो गलत कह रहे हैं या उनकी राय दुरुस्त नहीं है। ठीक है, यहाँ उनकी राय कैसे मोतबर हो गई? ठीक है, कैसे ये मैं कहूँ कि ये दुरुस्त है? ठीक है, इसलिए कि कानून वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि ये हुकूमत वक्त का इख्तियार है, हक है कि वो कानून वो किसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हुए, ये एक सिटिंग कानून है कि वो किसी जज को या जज साहिबान के ऊपर मुश्तमिल कमीशन बना सकते हैं। अगर माजी में किसी वक्त या कुछ औकात में हुकूमतों ने चीफ जस्टिस साहिबान को लिखा कि कमीशन बना दें, तो इसका मतलब ये थोड़ा हो गया कि आइंदा से ये कानून हो गया। ठीक है कायरा साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। करना ये चीफ जस्टिस साहब की दुरुस्त इंटरप्रिटेशन नहीं है। ठीक है कायरा साहब, एक आखिरी सवाल। आपने देखा कि माजी में भी इंडिपेंडेंट जो रहनुमा है वो इलेक्ट होते रहे, ग्रुप बनते रहे। पंजाब में भी आप देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, अब एक बार फिर जो है वो जहांगीर तरीन साहब भी सामने आ रहे हैं, कुछ दूसरी जमातों में जा रहे हैं। आपकी नज़र में जहांगीर तरीन साहब कितने मुतहरिक या कितना वो डेंट जो है वो डाल सकते हैं, खास तौर पर तहरीक इंसाफ को? जहांगीर तरीन साहब एक अच्छी शोहरत के हामिल आदमी है, शरीफ आदमी है। उनके ऊपर कोई बड़े इल्जामात नहीं तारीख में लगे। उनको अनफॉर्चुनेटली एक फैसले के, जो मैं समझता हूँ कि इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं था, उसके नतीजे में उनको उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया। ये बड़ी ज्यादती। अब वो फैसला मौजूद है, उस फैसले की मौजूदगी में वो खुद जमात की क़यादत नहीं कर सकते। उनको अगर इंसाफ मिल जाता है अगर जी, तो वो यकीनन पोटेंशियल रखते हैं कि वो अपनी जमात को खड़ा कर सके, एक रीजन में खड़ा कर लें, पूरे मुल्क में खड़ा कर लें, क्योंकि पीटीआई को खड़ा करने में भी उनका बहुत बड़ा रोल है और उनकी लोग इज्जत करते हैं, उनका ग्रुप मौजूद है। इसी तरह जमातें खड़ी होती हैं। ठीक है कायरा साहब, ठीक है कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त शोएब शाहीन साहब के साथ हम गुफ्तगू करें। अगर शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो शोएब शाहीन साहब, अभी आपने देखा कि जो इस वक्त मौक़िफ़ आया दूसरी जमातों का, इवन जो मौक़िफ़ है हुकूमत का कि जो जुडिशल कमीशन बनाया गया है वो दुरुस्त अमल है। आपने उस दिन कोर्ट रूम नंबर 1 में जो एक 3 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, उसमें भी आपने अपना जो मौक़िफ़ रखा था। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है? तो मेरिट ऑफ द केस है ऑलरेडी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें कॉन्फिडेंस ले चुकी है, तो मेरा ख्याल है कोई मैटर सब्जुडिस हो तो ज्यादा तफसीलात में हम नहीं जा सकते। ये उस दिन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने खुद ये कहा था कि हाँ जी इसमें कोई फ्लॉ है, कोई प्रॉब्लम है, हम इसको खुद ही देख लेते हैं। और आर्डर कोर्ट ने उनके उस आर्गूमेंट सुनने के बाद, हमारे आर्गूमेंट सुनने के बाद ऑर्डर प्रेमोफशाही कर दिया और ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया, नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि उसमें हमारी बात में वजन लगता था, चूँकि प्रेमोफशाही हमारा केस एस्टेब्लिश हुआ था, फॉर दैट पर्पज़ हमें इंटरम रिलीफ मिला। बाकी आर्गूमेंट्स रखे हुए हैं कोर्ट ने 31 को आई थिंक, और उस पर दोनों पार्टीज आर्गू करेंगे। और ये तो उसने अटॉर्नी जनरल साहब ने भी एडमिट किया था कि इसमें कुछ ऐसे लीगल फ्लॉ हैं जिसको हम देख सकते हैं और देखेंगे। बाकी तो देखें ना, बात सिंपल है, जुडिशल कमीशन बनाने का अख्तियार आपका है, लेकिन जज पिक करने का अख्तियार नहीं है। वो आपको आइन, कानून और प्रेसिडेंट्स और कन्वेंशंस का और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ख्याल रखते हुए आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमीशन बनाना है। ये नहीं हो सकता कि देखें ना, कल आपने किसी जो फोरम है, किसी एक जज को, आप हाई कोर्ट के जज को पिक कर लो, आप सुप्रीम कोर्ट के जज के मुतालिक या चीफ जस्टिस के मुतालिक हमें ये इंक्वायरी करके बताएं कि ये जो है ये दुरुस्त है या गलत है। इस तरह तो गलत प्रेसिडेंट्स और रिवायात कायम होंगी, और जो आज़ाद अदलिया का तस्वुर है वो फिर एग्जेक्टिव के हदूद में चला जाएगा कि वो जब चाहे किसी भी जज को किसी भी जज के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें हैं जो कोर्ट कंसीडर करेंगी। बाकी तो ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल क्वेश्चंस हैं,
लेकिन साथ ही साथ आप देखें शोएब शाहीन साहब के अभी जो 7 रुकनी कमेटी कायम की गई है खान साहब की जानिब से मुज़ाकरात की, ये अलग बात है कि हुकूमत ने इनकार भी कर दिया है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन उसमें जो मेंबर्स शामिल हैं वो तो 7 के 7 मेंबर्स इस वक्त खुद मंजर आम से गायब हैं। शामीउन कुरैशी साहब जो हैं वो ज़ेर हिरासत हैं, तो ये मामला फिर आगे कैसे बढ़ेगा कि जब वो कमेटी के मेंबर ही जो हैं वो ज़ेर हिरासत हों या मंजर आम से गायब हों? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा उस वक्त तक उनसे मुज़ाकरात की बात हो सकती है, क्योंकि बाकी तो मेंबरान तो बाहर हैं। शामीउन कुरैशी साहब पहली टीम के भी मेंबर थे, बल्कि चेयरमैन थे पिछली वाली जो टीम बनी थी, वो कि उनमें फवाद चौधरी साहब भी थे, इस वक्त नहीं है, अली जफर साहब थे। तो लेकिन एक बात तो तय है कि जो खान साहब हैं उन्होंने अपनी गुडविल शो कर दी है, गुडविल जेस्चर बता दिया है, वो इस मुल्क के हालात को बेहतर करना चाहते हैं। और खान साहब के जहन में है कि जी इस मुल्क की बदकिस्मती यह है कि यहाँ माशी तौर पर मुल्क ब्रेक डाउन हो चुका है। आज जो इनके अपने इंडिकेटर्स हैं वो बता रहे हैं कि पिछले साल GDP आपकी 6.1% थी और 0% चांस था आपका। लेकिन ठीक है शोएब शाहीन साहब, इसी के साथ साथ आपने रात वजीर दाखिला की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी शोएब शाहीन साहब, आपने ये दलाइल भी दिए थे कि कुछ ऑडियोज जो हैं वो लीक हो रही हैं और उनको वजीर दाखिला जो है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। ये आपने चीफ जस्टिस साहब के सामने दलाइल में भी रखा। रात भी आपने देखा कि वजीर दाखिला ने एक ऑडियो लीक का इशू टेकअप किया और कहा कि शायद तहरीक इंसाफ या कोई भी इस तरह की वो साजिश जो है वो की जा रही थी जिसको एजेंसीज ने पकड़ा है। आपकी नज़र में क्या ये वही मामला है जो आपने अदालत के सामने उठाया था? देखिए, उससे मिलता जुलता है ना जी। एक तरफ से ये खुद ऑडियो लीक कराते हैं और फिर दूसरी तरफ से पहले कि ऐसे खुफिया टेप्स बनाते हैं, फिर उसमें डिस्टॉर्शन करते हैं, फिर अपनी मर्जी से उस ऑडियो लीक को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसको मुश्तहर करते हैं, फिर मीडिया पे चलाते हैं और फिर उसके जरिए वो डिफेम करते हैं, मेलाइन करते हैं और अपनी मर्जी का मकसद हासिल करना चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि जिस तरह का ये तसलसल शुरू किया हुआ है। देखें, एक मैंने आपको, अगर आपके दोस्त को मौजूद है, एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जजमेंट है इसी मौजू के मुतालिक कि आप उसमें न्यूज़ 1 को जुर्माना हुआ था जस्टिस जावेद इकबाल की जो ऑडियो वीडियो चलाई गई थी उसमें 1 मिलियन का जुर्माना हुआ था। 1 मिलियन के जुर्माने के साथ वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने उसमें प्रिंसिपल तय कर दिया कि कोई भी पैमरा इस तरह कोई पैमरा पाबंद करेगा कि कोई भी ऑडियो वीडियो इस तरह की ना चलाई जाए। और उसके बावजूद पूरा मीडिया चला रहा है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल एक्ट है जो कुछ हो रहा है और उसकी टेपिंग भी हो रही है, उसका कोई वली वारिस भी कोई नहीं सामने नजर आता और उसको स्टेट यूज भी कर रही है। या तो स्टेट सरकार माने हाँ जी हम ये टेपिंग कर रहे हैं, फिर आए कानून के मुताबिक ये टेपिंग आपको करने का अख्तियार है या नहीं है, और अगर अख्तियार है तो सामने लाएं किस एजेंसी ने किस अख्तियार के साथ ये इस्तेमाल किए हैं, और उसके बाद फिर आप आगे चलें, उसको एविडेंस के तौर पर भी यूज करें और जो एविडेंस के प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक आप चलें। वो आप कर नहीं रहे, किसी को डिफेम करने के लिए उसमें से एक टुकड़ा उठाते हैं, कभी किसका उठाते हैं, कभी क्या चीज करते हैं। तो ये तो एक ड्रामा चल रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया हुआ है। ये 2019 का फैसला था और वो इश्तियाक मिर्जा वाला केस है, अरशद मलिक वाला केस है, बेनज़ीर भुट्टो केस है और इस तरह के कई केसेस हैं और उनको कोई परवाह ही नहीं कर रहे। और ये सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं और अपनी मर्जी का कोई ना कोई एक ड्रामा रचाना होता है, उसके लिए ये सारा ड्रामा क्रिएट किया जाता है और उसके बाद उसको मुश्तहर किया जाता है। शोएब शाहीन साहब, ये एक मामला है कि कल हमने देखा कि जो हाई कोर्ट का फैसला है शामीउन कुरैशी साहब के हवाले से वो भी सामने आ चुका है। अब उनकी रिहाई में मसला जो है वो कानूनी रुकावट है किस जगह पे? देखिए, कानूनी रुकावट तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना। तो जो हम अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ की बात करते हैं, सिविलियन मार्शल लॉ की बात करते हैं, तो इसलिए करते हैं ना क्योंकि बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल है, आइन आपका मुअत्तल है, अदालत एक तरफ दफा छोड़ती है, दूसरी दफा छोड़ती है, तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी दफा, जब तक शीरी मजारी का केस देख लें, बाकी भी सबका देख लें, जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, पीटीआई छोड़ने की बात नहीं करेगा, उस वक्त तक कोई भी शख्स है, खातून है, मर्द है, मेल है, फीमेल है, उस वक्त तक वो बाहर नहीं आ सकता। बल्कि आज तो ये सर्कुलेट कर रहा है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर का एक लेटर कि उन्होंने वर्कर्स के मुतालिक लिख के भेजा है एसएचओ को और पुलिस वाले को, जनाब ये बंदे आप पीटीआई को छोड़ के मुस्लिम लीग नून के साथ आ गए तो लिहाजा इनको पुलिस छोड़ दे। ये अगर क्राइटेरिया हमारे मुल्क और कानून के इंसाफ के तकाज़ों का रह गया है तो फिर हम किससे मदद मांगे, तो फिर क्या कहेंगे? ठीक है शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, शोएब शाहीन साहब की गुफ्तगू आपने इस पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर कौदा बाबर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुतलिक जो बातें की जा रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं कि शायद बलूचिस्तान अवामी पार्टी किसी दूसरी जमात में जम होने जा रही है, और इसी के साथ साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर जो पार्टी रहनुमा हैं उनमें इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। और आज ही चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर आला बलूचिस्तान के दरमियान एक अहम मुलाकात भी हुई है। इसी मामले पर हम बात करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर कोदा बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोदा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इस वक्त आप देखें कि ये खबरें सामने आ रही थी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर जो रहनुमा है उनमें इख्तलाफात भी हैं, फिर ये भी खबरें सामने आई कि शायद बलूचिस्तान अवामी पार्टी दूसरी किसी जमात में जम होने जा रही है, और इसी सिलसिले में आज एक अहम मुलाकात भी हुई है। ये मामला आपकी नज़र में असल है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने लाइन पे लिया। देखें, आपने अभी कहा इख्तलाफात तो हर घर में होते हैं, भाई बहनों में होते हैं, माँ बाप में होते हैं, बच्चों में होते हैं, माँ बाप के साथ। तो ये इख्तलाफात तो हर पार्टी में होते हैं और पार्टी के अंदर ही डिस्कस होते हैं। लेकिन ये अफवाहें बहुत दिनों से गर्दिश में थी, इसीलिए वज़ीर आला साहब जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं पार्टी के और चेयरमैन सेनेट, और हम सब लोगों ने ये महसूस किया कि एटलीस्ट ये अफवाहों को जो फैलाई जा रही हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ख़त्म होने जा रही है, शायद कोई पॉलिटिकल गेन करना चाहता हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उससे, कि क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में भी और पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट में भी। हमारे फेडरल सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, जैसे आप हमारे सेनेटर्स और हमारे MNAs, बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक कंट्रीब्यूशन है पार्टी का। तो लोग ये सोच रहे थे या ये बातें फैला रहे थे कि ये पार्टी ख़त्म होने जा रही है। तो उस नैरेटिव को ख़त्म करने के लिए, उस झूठे और अफवाहों के बाजार जो गर्म हुआ था उसको ख़त्म करने के लिए हमने ये महसूस किया कि ये राइट टाइम है और इलेक्शंस भी करीब हैं, क्यों ना पब्लिक को ये मैसेज दिया जाए और हमारे वोटर सपोर्टर्स और जो हमारे अपने MPs और MNAs और सेनेटर्स कंफ्यूज थे इस मामले में कि ये इस तरह की बातें चल रही हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने और चेयरमैन सेनेट ने ये इनिशिएटिव लिया है और ये क्लियर करने की कोशिश की है कि पार्टी कहीं नहीं जा रही है, सब मुत्तहद हैं। हाँ, इख्तलाफात तो सबके होते हैं। लेकिन कोदा साहब, आप देखें कि हाल ही में जो अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो साहब हैं उन्होंने खुद जरदारी साहब से मुलाकातें की हैं कराची में। आपके बलूचिस्तान के जो रहनुमा हैं वो भी बहुत तेज़ी से जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। जो बज़िंजो साहब की मुलाकातें हुई हैं जरदारी साहब के साथ, उसमें कौन से मामला आपकी नज़र में वो डिस्कस हुए? जी देखें, हम लोग फेडरल गवर्नमेंट में कोalition में हैं और जरदारी साहब काबिल एहतराम शख्सियत हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी को रन करते हैं। उनसे मिलना या वज़ीर आला हमारे बलूचिस्तान के वज़ीर आला का वज़ीर आला सिंध से मिलने का ये मतलब तो नहीं होता कि हम कोalition में एक साथ हैं। हम और पीपल्स पार्टी हाल में कोई बलूचिस्तान से इतने बड़े सियासी कदावर नाम आप नहीं देखोगे जो गए हैं। जो दोस्त गए हैं बिल्कुल जाना चाहिए। जिसकी सियासत में ये नहीं होता कि आप किसी को रोक के रखते हैं कि भाई आपने हमारी पार्टी से ही सियासत करनी है। आज जो लोग गए हैं वो पहले नेशनल पार्टी में थे, मुस्लिम लीग नून में थे और मुख्तलिफ पार्टीज में थे, फिर हमारे पार्टी में आए, फिर वो 2-3 लोग ही हैं जो गए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी पार्टी खत्म हो रही है। तो वो जो गए हैं और वो जरदारी साहब से मिलने की बात करते हैं आप, उनसे तो हम कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे। हो सकता है कि हम आगे जाके, जैसे आज हम कोalition में आगे जाके उनके साथ कोalition में रहें, हो सकता है उनके साथ हमारा सीट एडजस्टमेंट की भी बात हो। उनके अलावा भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हमारी सीट एडजस्टमेंट की भी बात हो सकती है। तो उस मुलाकात को इस तनासब में देखना कि हमारी पार्टी जम होने जा रही है, उसी के लिए मेरे ख्याल से ये मैसेज आया होगा। वो मुनासिब नहीं है, ठीक है। लेकिन कोदा साहब, साथ ही साथ आप ये देखें कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा छोड़ रहे हैं पार्टी को, क्या वो भी बलूचिस्तान अवामी से पार्टी से रब्ता कर रहे हैं? कोई बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में आपके MPs भी हमने देखा है कि वहाँ पे रहे हैं, तो आपसे कोई रब्ता हो रहा है बलूचिस्तान अवामी पार्टी से? जी देखें, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। पीपल्स पार्टी भी पहले ऐलान कर चुकी है जितने लोग हैं जो सियासत करना चाहते हैं और पाकिस्तान के आईन के मुताबिक सियासत करना चाहते हैं, उनको तो ज़रूर हम भी वेलकम करेंगे और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी वेलकम करेंगे। और उनमें से बेशतर हमारे कोलीग रहे हैं, तो क्यों ना हम आपके तवज्जुह से, बल्कि मैं उनको वेलकम भी करूंगा कि जो भी PTI को छोड़ने वाले हैं आए, हकीकी सियासत करें, बलूचिस्तान और पाकिस्तान की सियासत करें, आए हमारे साथ मिले। लेकिन कोदा बाबर साहब, ये भी एक मामला आप देखें कि चेयरमैन सेनेट साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा कदम जो है वो एक फ्रंट फुट पे आए। उन्होंने PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कराने की कोशिश भी की और मुज़ाकरात हुए भी, उसका हल नहीं निकला। अभी आप देखें कि इमरान खान साहब ने 7 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है।
अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी सारी सूरत हाल में कहाँ पर खड़ी है, क्या समझती है? क्या मुज़ाकरात होने चाहिए खान साहब के साथ, या आप भी हुकूमत के साथ ही और आप समझते हैं कि अब मुज़ाकरात के लिए बहुत देर हो चुकी है? देखें जी, अभी तो हम हुकूमत की कोalition में हैं। हाँ, अगर कोई वो चेयरमैन सेनेट देखें, आप कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं, उनका आप उनको हमारी पार्टी के साथ जोड़ तो सकते हैं क्योंकि वो हमारी पार्टी के इलेक्टेड हैं, लेकिन एज अ चेयरमैन सेनेट उनका उनकी बातें, उनकी चीज़ें, उनका जो किरदार है वो मुख्तलिफ है। वो उनको और हमारी पार्टी को, चूँकि हम कोalition में हैं, और चेयरमैन सेनेट को और हमारी पार्टी को और इनके मुज़ाकरात को, इन तीनों चीज़ों को आप अलग-अलग तनासब में देखें, उनको तीनों को मिक्स नहीं करें। चेयरमैन सेनेट एज अ चेयरमैन सेनेट अपनी बात करेंगे, हम पार्टी अपनी पार्टी की तरफ से बात करेंगे, कोalition में रहते हुए हम कोalition पार्टी के हिसाब से बात करेंगे। तो तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उम्मीद यही है कि हमारी जो कोalition है वो बैठ के जो डिसाइड करेगी और हमारे पार्टी के अंदर भी जो डिसीजन आएगी वो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल हमारा कोई उसमें वो नहीं। लेकिन बिल्कुल कोदा बाबर साहब, हमने देखा कि माजी करीब में जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो भी थे हुकूमत के साथ। क्या अब वो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो गए हैं? और दूसरा, ये साथ ही साथ ये भी बता दें कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी क्या समझती है कि इंतख़ाबात 8 अक्टूबर को हों या उससे आगे जाने चाहिए? जी बिल्कुल जी, हम तो चाहते हैं इंतख़ाबात अपने टाइम पे हों, और ये हम लोग सारे, मेरे ख्याल से पूरी कोalition की भी यही जिम्मेदारी होगी कि वो इंतख़ाबात टाइम पे कराने की पाबंद हो। और रही बात आपने कहा इख्तिलाफ़ात की, तो इख्तिलाफ़ात मैंने अभी आपको कहा घर में एक दूसरे से होते हैं, इख्तिलाफ़ातों का हल निकालने के सर, लिए हुकूमत के साथ कोदा बाबर साहब। एग्जैक्टली, मैं हुकूमत की बात कह रहा हूँ। अभी फिलहाल हमारे हुकूमत के साथ कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कोalition चल रही है हमारी। चलें, बहुत शुक्रिया कोदा बाबर साहब। नाज़रीन, बलूचिस्तान पार्टी से मुतल्लिक जो खबरें सामने आ रही थी उसी हवाले से कोदा बाबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और उनका कहना है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी किसी दूसरी जमात में ज़म नहीं हो रही। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम अकबर चित्राली जो जमात इस्लामी के रहनुमा हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त जमात इस्लामी के रहनुमा जो रुकन कौमी असम्बली भी हैं अकबर चित्राली साहब, उनसे हम बात करेंगे। चित्राली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हमने देखा कि जमात इस्लामी ने पहले ये बात की कि मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो मामलात को आगे बढ़ाया जाए। सिराजुल हक साहब ने भी इमरान खान साहब से मुलाकातें की थी। इस वक्त जो आपके सामने सिनारियो है, आप क्या समझते हैं कि सूरत हाल जो वो किस तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जमात इस्लामी जो इस वक्त सूरत हाल है, इस सूरत हाल को पहले से उन्होंने महसूस की थी कि आगे सूरत हाल इंतहाई गंभीर होने वाला है। ये सियासी जो तनाव है ये ज़ाती रंजिशों में तब्दील हो चुकी है, और हमने देख लिया कि सिराजुल हक साहब ने जब इसके लिए काम शुरू कर दिया तो उसमें हकीकत ये है कि दोनों तरफ से वो रिस्पांस जमात इस्लामी को नहीं मिला, सिराजुल हक साहब को नहीं मिला जो होना चाहिए था, और उसमें उन्होंने कोताही की। और फिर बात अदालत तक चली गई। अदालत में भी, अदालत उस्मा में भी जनाब सिराजुल हक साहब ने जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने और दीगर जो जस्टिस साहिबान हैं उनके सामने उन्होंने ये कहा कि अब अपने अदालत उज़्मा अपने आप को सुरखरू करे और ये बाल जो है ये सियासतदानों के कोर्ट में फेंक दे, और सियासतदान जाने, उनका काम जाने। और 14 मई में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे वो सियासतदान आपस में फैसला करेंगे, एक तारीख वो मुकर्रर करेंगे आपस में मिल बैठ कर और सियासी डायलॉग के जरिए से। लेकिन वो जो है वो सूरत हाल हालत उज़्मा ने भी इससे अपने आप को बरिज़िम्मा करार नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सियासतदानों के कोर्ट में बाल फेंकने के बजाय अपने ही हाथ में ले लिए, और सरकारी सतह पर उन्होंने मुज़ाकरात की बात की जो नाकाम हुए। और उसके बाद जो कुछ हुआ 9 मई को, जमात इस्लामी पाकिस्तान इसकी मज़म्मत भी करती है, और इस सिलसिले में जमात इस्लामी पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं
और इसकी मजम्मत होनी चाहिए। और यहाँ जो लोग जो शरपसंद अनासिर अफराद उसमें शामिल थे उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वो सज़ा सिविल कोर्टों में मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उनका मुकदमा चलाएं, जहाँ मुकदमा चलाएं, उसके बजाय हम जो है सिविल कोर्ट में उनका मुकदमा चाहे, कड़ी से कड़ी सजा उनको दे दें। एक तो हमारा, लेकिन चित्राली साहब अभी आप देखें ना, चित्राली साहब अभी देखें कि आप खान साहब ने जो 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, अब उसमें तो वो अरकान शामिल हैं जो खुद इस वक्त मंजर आम से गायब हैं, और साथ ही साथ आप देखें कि हुकूमत ने ये इनकार कर दिया है और उनकी जो खान साहब की ऑफर थी मुज़ाकरात की वो ठुकरा दी और उन्होंने कहा कि कोई मुज़ाकरात इमरान खान साहब के साथ नहीं होंगे। तो अब अगर ये सूरत हाल है तो फिर आपकी नज़र में बात आगे कैसे बढ़ेगी? देखें, वक्त की बात है ना, जिस वक्त जमात इस्लामी ने ये काम शुरू किया था वो बिल्कुल मौजून तरीन वक्त था। उसमें कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर हुकूमत से भी हम ये चाह रहे थे कि अब आप 8 अक्टूबर को कारड न लगाएं, और हम पीटीआई से भी ये कह रहे थे कि आप 14 मई की जिद पर न रहें, बल्कि कुछ आप आगे जाएं, कुछ पीछे आएंगे। और ईद उल अजहा के बाद जब हुज्जाज किराम अपने वतन को वापस हज मुबारक से वापस पहुंचते हैं, उन्हीं दिनों में जनरल इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए और इस सिलसिले में सियासी डायलॉग होने चाहिए। लेकिन वो उस वक्त नाकामी से दो चार है और पीटीआई ने भी हमें वो रिस्पांस नहीं दिया और हुकूमत ने भी वो रिस्पांस हमें नहीं दिया, बल्कि चेयरमैन सेनेट के दावत पर कुछ दिनों उन्होंने मुज़ाकरात तो किए, कुछ नुकात पर जो जमात इस्लामी पाकिस्तान के SOP में शामिल थे, एक दो नुकात पर तो इत्तेफाक भी हुआ, लेकिन इलेक्शन एक दिन इलेक्शन होना ये जमात इस्लामी का भी मुतालबा था और हुकूमत का भी वो था कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, उस पे तो मुत्तफिक थे। और ये भी उन्होंने इसमें इत्तेफाक उन्होंने नहीं कर सके कि कब और किस तारीख को इलेक्शन होंगे। तो ठीक है, लेकिन चित्राली साहब अभी भी आप देखें पार्लियामान का हिस्सा हैं, आप रुकने कौमी असम्बली हैं, ये सारे मुज़ाकरात नाकाम हुए, 8 अक्टूबर की तारीख आई, अब आप ऐवान में भी बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि इस वक्त हुकूमत का मूड जमात इस्लामी को क्या नज़र आ रहा है? क्या आम इंतखाबात जमात इस्लामी 8 अक्टूबर को देख रही है या फिर जैसे लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि नहीं 8 अक्टूबर से भी मामला जो है वो आगे जाएगा? नहीं, हालात अगर इस तरह रहे जो इस वक्त हैं और 8 अक्टूबर से पहले अगर सूरत हाल बदलता है और हालात बदलते हैं और तो फिर यकीनी तौर पर 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त है जो हम सुनते हैं तो उससे अंदाज़ा यही है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को भी होना मुमकिन नहीं है। तो ये अब आगे देखते हैं कि क्या बनता है, सूरत हाल क्या बनता है और हुकूमत की जो है ना तरजीहात क्या होती हैं और अपोजिशन की तरजीहात क्या होती हैं, आप देखते हैं इसको। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इस वक्त हुकूमत की जो तरजीहात हैं उसमें अगर आप देखें तो महंगाई देख लें, डॉलर की आप कीमत देख लें, मईशत आप देख लें, इस वक्त आपको नहीं लग रहा कि सारा जो फोकस है हुकूमत का वो पीटीआई ही है? जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ही यही है कि एक इलेक्शन हो और ताज़ा दम मैंडेट के साथ कोई भी हुकूमत आ जाए तो वो बैरूनी डोनर भी पाकिस्तान की तरफ से देखेंगे और बैरूनी दुनिया भी देखेगी और उस हुकूमत पर एतमाद भी करेगी। और ये जो महंगाई का इस वक्त सिलाब है, तूफान है, ये भी एक हद तक इसमें कमी आ जाएगी और डॉलर जो ऊपर जा रहा है और पैसा नीचे आ रहा है इसमें ये भी कंट्रोल होगा। हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ, वो भी उसको भी इस्तेहकाम मिलेगा और माशी एक कम से कम अगर 100%। ठीक है चित्राली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी जो गेस्ट हमारे शो में मौजूद थे। अब देखें कि आने वाले दिनों में जो खान साहब ने कमेटी बनाई है उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ तो सामने आ गया है, लेकिन देखें कि अब आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है वो किस तरफ जाती है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।